सबसे पहली बात हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। गैसियस स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलेस को कंसेप्चुअली समझना। सबसे पहला आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें तुम्हें यहाँ ये ध्यान देना है कि वो यहाँ पर 1/n dn/du दे रहा है या dn/du दे रहा है। अगर 1/n dn/du दे रहा है मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये तुम्हें भी पता है। फ्रैक्शन कभी भी 1 से ऊपर नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, मैं अगर इसके अंडर द कर्व एरिया की बात करूंगा तो वो हमेशा 1 से 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं एक कर्व बना रहा हूँ dn/du और u का, ठीक है, तो उस केस में मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग इन। मतलब जब हम dn/du की बात करते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करता है, और जब 1/n dn/du की बात करते हैं तो वो फ्रैक्शन की बात करता है। तो एरिया अंडर द कर्व इस केस में 1 होता है, इस केस में एरिया अंडर द कर्व n होता है। n क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये बात अभी हमने कर ली थी। अगले क्या आती है बात, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी, वो स्पीड होती है जो कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अटेन करते हैं, ठीक है। तुम्हें ये भी पता है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कैसे, मान लो ये तुम्हारा कर्व क्या ही बता रहा होता है, ये कर्व यही बता रहा होता है कि इतने बच्चे हैं वो बहुत ही स्लो है, तुम्हें पता है। कुछ बच्चे बहुत ही एवरेज है, ठीक है, होते हैं, ठीक है। ये होते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे। जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं। ये ऐसे लगा लो कि कुछ पोर्शन हमारे पूरे इंडिया में, कहीं वर्ल्ड में लगा लो, बहुत गरीब होता है, कुछ बहुत अमीर होता है। लेकिन एवरेज जो एक तरह से लगा ले, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है या मेजोरिटी ऑफ फैमिलीज है वो मिडिल क्लास होती है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें यहाँ से दिख ही रहा है ये सबसे बड़ा एरिया है, ये वाला पूरा ये सबसे बड़ा एरिया, तो ये मतलब मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी वही एक तरह से लगा लो, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ गैस की स्पीड होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है √2RT/m। तो ये फॉर्मूले पे तो लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसको मेरे को कभी कंफ्यूज मत हो ना। मैं तुम्हें अपने टाइम की, मैं अपनी बात भी बताता हूँ। मेरा क्या हो गया था एग्जामिनेशन में, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था। 2RT आएगा 3RT, मतलब कि हमें अब इस टाइम पर नहीं लग रहा होता, एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बाय चांस। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में यहाँ पर 2RT आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यार 2 आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में। तो अगर मैं उसके लिए ग्राफ बनाऊं तो ध्यान रखना कि अगर मैं बना रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे, तो ये ध्यान रखना जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आगे बढ़ता जाता है। मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो क्या कम होते जाते हैं। देखो ये कम हो गया, ठीक है। लेकिन उनकी स्पीड जो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो बढ़ती जाती है, मतलब फ्रैक्शन कम होगा और स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, ये 1 से 2 पहुंच गया, 2 से 3 पहुंच गया, ठीक है। लेकिन जो उनकी इंटेंसिटी थी, मतलब पॉपुलेशन जो थी मैक्सिमम वाली, वो धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे 2 चीजें होती है, एक तो ये हमारा हाइट कम हो गई, हाइट मतलब क्या, फ्रैक्शन कम हो गया, और हमारी म्यू क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ गई, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, अगर कोई बोल दे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हाइट इतनी है तो समझ लेना कि हाइट ये होती है, ठीक है। विड्थ ये होती है, ठीक है। लेंथ अगर वो बोल दे तो लेंथ का ध्यान रखना, लेंथ ये होती है, मतलब सेंटर से यहाँ तक का, ठीक है। बाकी जनरलाइज पूछता नहीं, फिर भी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगली आती है कि अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूंगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो तुम्हें पता चल गया, तो मेरा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट गैसेस की बात करता हूँ, ठीक है, और टेम्परेचर भी डिफरेंट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरी गैसेस डिफरेंट थी, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर भी डिफरेंट कर दिया, तो मेरा क्या आ जाता है, √T/m आ जाता है, ठीक है। ये रिलेशन को कभी भी मत भूलना, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगली चीज क्या आती है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लाइंग इन स्पीड रेंज। अगर वो पूछता है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल लाइंग बिटवीन स्पीड रेंज, मतलब क्या हो गया, मान लो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये मेरी क्या है, म्यू एम है, ठीक है, ये मेरी ये वाली म्यू एम है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, म्यू एम से म्यू एम प्लस FUMP। FUMP मतलब कुछ भी हमने छोटा सा वो ले लिया, जैसे हम बोलते हैं U प्लस DU, तो वैसे ही FMP मतलब हमने क्या उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है, एरिया। तो वो फ्रैक्शन क्या होता है, ये जो फ्रैक्शन है ये हमेशा, ये जो फ्रैक्शन अब हमारा हो गया हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ मोलिकुलर मास और टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बात ध्यान रखना, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स लाई यू हैविंग अ स्पीड रेंज म्यू एम पी मतलब जो होती है उनकी, प्लस UMP प्लस FUMP मतलब क्या है, हमने उसके अंदर जैसे हम बोलते हैं ना U प्लस DU, ठीक है। मतलब क्या होता है, U में हमने छोटा सा एक यूनिट DU ऐड कर दिया, तो वैसे ही म्यू में छोटा सा यूनिट FUMP ऐड करने पे जो वो होता है वो हम क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोलिकुलर मास और टेम्परेचर होता है। मतलब क्या हो गया,
अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ एट 300 केल्विन, ठीक है, और नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ 700 पे, देखो टेम्परेचर भी डिफरेंट है, गैस भी डिफरेंट। अगर मैं अब क्या कर रहा हूँ, उन दोनों की म्यू यूएमपी थी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी, वो पहले थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या बढ़ा के कुछ बढ़ा दिया, ठीक है, मान लो पहले थी 20, अब मैंने क्या कर दिया 20 प्लस 2, क्या हो गया 22 हो गया। तो अगर मैं बात करूंगा जो मेरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम ही रहेंगे दोनों में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोलिकुलर मास और टेम्परेचर होता है। देखो ये इस रिलेशन में तुम्हारा ना ही टेम्परेचर दिख रहा है, सारे कांस्टेंट से ही, मतलब कांस्टेंट ही आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन हमेशा फिर वो सेम ही होती है, ठीक है। अगली बात क्या आती है, रेशियो की बात है। ये रेशियो भी देख लो चलो एक बार। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन मोल रेशियो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लाइंग इन द स्पीड रेंज, जब मेरी रेंज क्या है u से u प्लस डी यू है, ठीक है, और 2u से 2u प्लस डी यू है, ठीक है। अगर मैं क्या, मेरी क्या u से u प्लस डी यू की रेंज, मतलब क्या हो गया ये देखो, और 2 हमारा क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से 2 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड प्लस यू तक, तो उसका जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको भी तुम लीव कर सकते हो, बाकी ये फॉर्मूला होता है जहां पर हमें एन की वैल्यू ये पुट करनी होती है, ठीक है। अगर वो बोल दे यू से 2, यहाँ पर 3 आ जाए तो क्या आ जाए, यहाँ पर वैल्यू एन की क्या आ जाएगी 3, बाकी इतना जरूरी नहीं है, इसको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। अगली क्या है बॉयल्स लॉ, मतलब सबसे खतरनाक, खतरनाक इन द सेंस क्योंकि मतलब ये फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वो इसके अंदर ग्राफ भी पूछ लेते हैं और तुम्हारे केमिस्ट्री पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो वो हमें क्या बताता है, हमारे किसका रिलेशन होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, ठीक है, वैसे बॉयल्स लॉ। लेकिन वो तो ये तो सबको ही पता है, वो क्या करता है, वो तुम्हें स्लोप के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है, अगर मैं पीवी, देखो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो अगर मैं पी और वी को इकट्ठे कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा के, और के मेरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है मेरी, के की वैल्यू होती है एनआरटी, मतलब क्या हो गया, एनआरटी मेरा किसके इक्वल होगा, उसके स्लोप के, ठीक है। तो जितना ज्यादा आर, आर तो मेरा कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा एन और टी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेरी स्लोप होगी, ठीक है। तो अगर हमें स्लोप की वैल्यू देखनी होती है वो हम के से देखते हैं, और के क्या होगा मेरा यहाँ पर एनआरटी है। वैसे अब चार्ल्स लॉ में क्या होगा, हमारा पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, और मेरा वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो क्या होगा मेरा, जितना ज्यादा एन आर बाई पी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेरे स्लोप होगी उस ग्राफ की, ठीक है। उस ग्राफ की स्लोप मतलब क्या हो गया, जितना मेरा ज्यादा ज्यादा पी होगा उतनी स्लोप ज्यादा होगी, ठीक है, जितना कम पी होगा उतनी स्लोप ज्यादा होगी। मतलब वो स्लोप के बारे में पूछेगा तो तुम्हें घुमा फिरा के आइडियल गैस इक्वेशन से क्या निकाल लेना है, उस स्लोप की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो तुम्हें ग्राफ में क्या देता है, P1 P2 P3 दे देता है, और फिर कहता है कि इसके अंदर हाइयर पी कौन सा है, तो तुम्हें यहाँ से ही इसे के की वैल्यू से ही निकालना है, जिसका ज्यादा पी होगा उतनी ही कम स्लोप होगी, ठीक है। अब गेलू-सेक्स लॉ है, वो क्या कहता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वही करना है, तो हमारे जो P इजिकल टू के टी हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, के की वैल्यू मेरी आ जाती है ये एन आर पी, ठीक है, ये मेरी आ जाती है। तो ये मेरा के की वैल्यू होगी, तो मतलब क्या होगा, जितनी ज्यादा वी उतना ही मेरी क्या हो जाएगी स्लोप, उतना ही मेरी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कल जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर खूब क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आइडियल गैस फ्लो क्या होता है मेरा, जनरली जो पहले आया था वो क्या था, P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 P2, मतलब एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया था, R1 इक्वल टू R2, तो R तो दोनों में सेम रहेगा, तो पहले ये आया था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, R की वैल्यूज, R की वैल्यूज पर बिल्कुल ध्यान देना। R की वैल्यूज देखो, ये वाली हम जनरली ये वाली यूज करते हैं, ठीक है। वो तुम्हें कई बार उसकी जगह ये भी दे देता है, दे सकता है, ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी ऐसा यूनिट है। अगर आप कैलोरीज में निकालनी हो तो कैलोरीज में हमारी ये होती है, ठीक है, 2 होती है। पास्कल लीटर पर केल्विन तो 8314 होती है, ठीक है। किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर वोल्ट, तो ये मतलब सारी यूनिट्स का तुम्हें ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारी जनरली यूज होती है, एक तो पहली होगी, ठीक है, पहली या दूसरी एक ही बात सेम ही है वो तो, और ये होती है ये वाली, तो इनका ध्यान रखना, इन तीन का तो ध्यान रखना, बाकी तो इंटर कन्वर्जन है। एक फॉर्मूला मैं तुम्हें पीएम इजिकल टू डीआरटी तो करवाया ही था, तो इसका तो तुम्हें पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात आ रही है मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं बोल दूं मैंने दो, मेरे पास एक बीकर था उसमें मैंने क्या नाइट्रोजन डाल दी,
ऑक्सीजन डाल दी और दोनों नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं कर रहे। तो अगर मुझे प्रेशर, टोटल प्रेशर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले से मैं उसका टोटल प्रेशर निकाल सकता हूँ। मतलब मैंने क्या कर दिया, एन ए आर टी, मतलब वो एक दूसरे के प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी, ठीक है। तो मेरा एन ए आर टी बाई वी में आर टी बाई वी कॉमन आ जाता है और मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें बस नंबर ऑफ मोल्स दोनों के ऐड कर दो और मल्टीप्लाई बाय आर टी बाई वी, मतलब यहीं से आया ये, ठीक है। उसके बाद अगर बात आ जाती है कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू प्रेशर टोटल, ठीक है। ये अभी हम जब सॉल्यूशन चैप्टर वहां पर भी करेंगे, ठीक है, फिर भी तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, जो प्रेशर ऑफ ए होगा वो क्या होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू प्रेशर टोटल। पी बी निकालना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू प्रेशर टोटल, टोटल प्रेशर, ठीक है। ये क्या है, अगर मुझे नॉन रिएक्टिव गैसेस का प्रेशर है तो वो क्या हो जाता है, एन फाइनल बोल सकता है, एन फाइनल आर टी बाई वी फाइनल, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, जो उनकी वी फाइनल होगी तो हम वहां पर वॉल्यूम वो ऐड करेंगे, ठीक है। और एन फाइनल तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। लेकिन जो डी फाइनल है वो कभी भी हम डी वन प्लस डी टू नहीं करेंगे, क्योंकि इंटेंसिव होती है डेंसिटी। तो हम कैसे निकालते हैं, मास का सम डिवाइड बाय वॉल्यूम का सम, क्योंकि मास जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है और वॉल्यूम भी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हम डेंसिटी जो होती है फाइनल सॉल्यूशन की वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर बात आ जाती है, अगर मैं रिएक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो रिएक्टिव के तो तुम्हें पता ही है, जब इक्विलिब्रियम केस आ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम केस में मेरा क्या हो जाएगा, पी फाइनल क्या हो जाता है, एन इक्विलिब्रियम। जो हम याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन लिखते थे, ए गिविंग बी प्लस सी, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम पे मेरे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यहाँ पर जब मैं रिएक्शन चलाने के बाद एन टोटल निकालूंगा इक्विलिब्रियम पे, तो मेरा पी फाइनल क्या हो जाएगा, एन इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम पे मोल्स है इनटू आर टी बाई वी। तो ये मेरा क्या होगा, रिवर्सिबल के लिए पी फाइनल फॉर रिएक्टिव केसेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, अगर मैं मोलर मास की बात करता हूँ, मोलर मास में क्या होता है मेरा, अगर मैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर बात कर रहा हूँ तो मैं जनरल फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है, आता है तुम्हें n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। हम कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर देते, क्योंकि मोलर मास क्या होता है हमारा, क्या है वो डायरेक्टली एडेबल नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं, इस थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू। लेकिन अगर वो एग्जामिनर बोल रहा है इक्वी मोलर मिक्सचर है, इक्वी मोलर मतलब कि मोल्स दोनों के सेम है, तो ये फॉर्मूला को हम शॉर्ट मतलब कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या बन जाता है मेरा m1 प्लस m2/2, ठीक है। तो और इसको हम अर्थमेटिक मीन ही बोलते हैं, याद करो अर्थमेटिक मीन क्या होता था, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय जितना भी उनके मोल्स होता है, 2 1 2 3, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन मोलर मास का कब मानते हैं, अर्थमेटिक मीन कब होता है, जब हमारा इक्वी मोलर मिक्सचर, ठीक है। अगर बात आ जाए इक्वी मास मिक्सचर, ठीक है, इक्वी मास मतलब जब मास सेम हो दोनों का, ठीक है, तो एम इफेक्टिव मेरा क्या हो जाता है, इसका ही कन्वर्ट करके मेरा क्या फॉर्म आ जाती है, ये 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखो ये हमारा हार्मोनिक मीन है, याद करो हार्मोनिक मीन क्या होता था, तुमने पढ़ा होगा 9th 10th में पढ़ा होता है। अर्थमेटिक मीन हमारा डायरेक्ट ऐड होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, 1 अपॉन मतलब उसमें और इसका फिर रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हार्मोनिक में, ठीक है। अगली बात क्या आती है, रेट की बात आती है, ठीक है। रेट कैसे निकालते हैं, रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारा एचसीएल वाला क्वेश्चन तुम्हारे साथ कई बार टकरा होगा अगर तुमने प्रीवियस ईयर कर रखे हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अगर हम रेट की बात करते हैं, रेट क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स कैरिड आउट अपॉन टाइम टेकन, मतलब मान लो मेरे अंदर 100 मोल्स थे, ठीक है। अब बाहर मेरे कितने चले गए, मतलब मेरे मान लो बाहर 20 है, तो कितने चेंज हो गए, 80 का चेंज हुआ, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैरिड आउट अपॉन टाइम टेकन, उन्हें कितना टाइम लगा, क्योंकि रेट तो हमेशा जनरली हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं उसको नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बात करता, तो रेट मतलब है किसी भी चीज का चेंज होना, ठीक है। अगर मोल्स के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं तो मोल्स आ जाएगा, वॉल्यूम की टर्म्स में कर रहे हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा, डिस्टेंस की टर्म्स में कर रहे हैं तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। रेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारा
तुमने इफ्यूजन डिफ्यूजन पढ़ रखा है, ठीक है, उसमें जो हम पढ़ते हैं रेट, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उनका रेशियो निकालते हैं। उसमें हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस वाला भी यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो राहुल, ये वाले क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, ठीक है। रेट क्या होता है, हमें क्या पता चला, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। वही बात है, अगर मैं किसी को जितना प्रेशराइज करूंगा वो इतना ही उसको वो पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। जितना प्रेशर ज्यादा होगा बच्चे का रेट भी ज्यादा हो जाता है पढ़ाई का, ठीक है। प्रेशर मतलब घर वाले जब तुम्हें अच्छे से तुम्हारे मारते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, प्रेशर दे रहे हैं, तो तुम्हारा रेट भी बढ़ गया, ठीक है। तो जितना मैं गैस पे प्रेशर लगाऊंगा उसका रेट बढ़ जाता है। दूसरा, जितना गैस का क्या होता है, मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ही मेरा रेट का, मतलब जितना भारी गैस होगी, लेकिन वो अंडर रूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्रेशर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, वो भी उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल आया था कि स्क्वायर रूट क्यों आया था, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर मैं रेशियो की बात करूं, R1/R2 इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसका रेशियो लूंगा, ठीक है, दो के लिए, तो मेरा क्या बन जाएगा, P1/P2, क्योंकि मेरा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और M1 और M2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो उल्टा हो जाएगा और वो अंडर रूट में आता है। तो अंडर रूट का भूलना मत गलती से भी, ये अंडर रूट बहुत बच्चों को खराब कर देता है, मतलब उनके क्वेश्चन गलत करवा देते हैं, भूल जाते हैं वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब बात आती है, ये तो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल आ गया, उसको हम जनरल रेट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जनरल रेट मतलब जो हम अपनी जिंदगी में निकालते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो देखो हमारा ये जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी मतलब क्या हो गया, जितनी ज्यादा मेरी उसके अंदर गैस होगी उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा, सीधी सी बात है जी। देखो प्रेशर और मेरे मोल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मैं इन चीजों को कांस्टेंट कर दूं तो मेरा पी और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा प्रेशर। तो मैं प्रेशर को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मोल से, क्योंकि रेशियो है। बाकी तो ये सब चीजें कट जाएगी, आर भी कट जाएगा, टी भी कट जाएगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ रेशियो में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, P1/P2 को N1/N2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये वो वाले एन है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स है जो इस टाइम उसके अंदर कंटेनर के अंदर है। मतलब क्या हो गया, मान लो इसके अंदर मेरे 100 थे, ठीक है, 100 थे, अब वो निकाल दिए मैंने, अब यहाँ पे मेरे 50 हो गए, ठीक है, 50 मैंने निकाल दिया, 50 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा N1 और N2 है वो मेरा क्या है, अब मेरे इसके अंदर कितने मोल्स है, तो अब इसके अंदर में कितने बचे, 50 निकल गए, तो 50 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, N1/N2 में आएगा, जो मेरे मोल्स अब बचे हैं, क्योंकि अब हम प्रेशर उसी की टर्म्स में निकालेंगे जोन से इसके अंदर अब है, क्योंकि वही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू, ये हमारा आम जिंदगी वाला जो हमारा रेट होता है वो हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर क्या हो, जो अगर मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ तो N1/T1 इज अपॉन N2/T2, यहाँ पर जो मेरा N है वो इस N से डिफरेंट है टोटली, ये बात का ध्यान रखना। ये जो N है ये वो N है जो बाहर जा चुका है, मतलब क्या हो गया, मान लो 100 थे, 50 बाहर चले गए, तो मेरे चेंज कितना आया, क्योंकि हमने बात की थी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैरिड आउट, मतलब चेंज, ठीक है। तो 100 माइनस 50, 50, ये वो वाले नहीं है जो अंदर बचे हैं, ये वो वाले हैं जो बाहर जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, ये वाला एन और ये वाला एन डिफरेंट है, ये है जो कंटेनर के अंदर है और ये है जो कंटेनर से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जैसे अभी पूछ भी रहा था, ठीक है, देखो मान लो डिस्टेंस में वो कैसे पूछते हैं, वो क्या कहता है, मैंने एक मैंने पाइप लिया, ठीक है, इधर से मैंने NH3 भेजा, इधर से HCl भेजा, तो वो मेरे से बोल देगा कि इस पूरे की लेंथ कुछ भी दे देगा, मान लो 1 मीटर है, ठीक है, इस पूरे रोड की लेंथ या पाइप की लेंथ 1 मीटर है, तो वो ये पूछ लेगा तुमसे कि पाइप के इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से मेरा जो है रिएक्शन कहाँ पर होगा, ठीक है। रिएक्शन कब होगा, जब यहाँ से NH3 और HCl का क्या होगा, यहाँ पर मिलाप होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर मिलाप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है NH3 तेज भागती है, हल्की है, HCl भारी है, मोटी, बेचारी भागते भागते स्लो भागती है क्योंकि बहुत भारी है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो NH3 भाग के यहाँ तक पहुंच जाएगी, लेकिन HCl होगा बेचारा अभी आधा रास्ता भी नहीं, मतलब NH3 ज्यादा आगे तक पहुंच जाएगी सेंटर से, ठीक है। मान लो सेंटर मेरा यहाँ है, तो NH3 सेंटर से यहाँ पहुंची, HCl बेचारी मोटी है, भाग नहीं सकती, तो यहाँ तक पहुंची। तो अगर वो मेरे से पूछ लेगा कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम NH3 साइड या फ्रॉम HCl साइड मेरा रिएक्शन होगा, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो मेरा रेट क्या होता है,
रेट होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या आ जाएगा मेरा d1 बाई t1, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब रिएक्शन होगी तो दोनों का टाइम तो सेम होगा, जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचे उतनी देर में यहाँ से यहाँ, तो मेरा t से t कैंसिल हो जाएगा जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा। तो d1 क्या हो गया मेरा NH3 का डिस्टेंस जो उसने कवर किया, d2 क्या हो गया मेरा HCl का डिस्टेंस जो उसने कवर किया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अंडर रूट m2 बाई m1, क्योंकि प्रेशर दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन के बाद। तो मेरा क्या हो जाएगा d1 बाई d2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 बाई m1। तो अब देखो मेरा m2 बाई n1 जो आ जाएगा, m2 बाई m1, m2 किसका हो जाएगा मेरा, मान लो मेरा ये NH3 के लिए ये HCl के है, तो m2 मेरा क्या हो जाएगा HCl का मोलर मास, और m1 क्या हो जाएगा मेरा NH3 का मोलर मास। तो देखो बस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मान लो ये टोटल लेंथ इसकी 1 दे रखी है, तो यहाँ से मान लो ये x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो दोनों का रेशियो ले दो और अंडर रूट क्या कर दो मोलर मास के इक्वल। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इतने डिस्टेंस फ्रॉम HCl मेरी रिएक्शन हुई है। अगर NH3 से पूछ रहे हैं कितने डिस्टेंस दूर हुई है तो 1 माइनस एक्स कर दो, ठीक है। ये लेकिन श्योरिटी है, जनरली जो NH3 के पास के NH3 ज्यादा दूर तक भागेगा, मतलब जो रिएक्शन होगी वो HCl वाली साइड पर होगी, मतलब NH3 से थोड़ी सी दूर होगी एज कम्पेयर टू HCl, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रेट डिस्टेंस वाले पे ऐसे ही आते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। अब अगली बात आती है कंपैरिजन ऑफ रेट। अब वो रेट का कंपैरिजन करा देगा, अभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के बीच में करा रहा था, वो क्या करा देगा एक गैस ले लेगा और एक मिक्सचर, तो उनमें कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना, उनमें बस तुम्हें जहां पर हम m1 बाई m2 ले रहे थे, हाँ ये क्वेश्चन था तुम्हारा, मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन होता है राहुल, कि तुम्हें ये बताना था कि मैंने यहाँ से कोई भी गैस दे रखी थी और गिवन भी उसमें भी NH3 था, मैंने NH3 डाली और HCl डाली, ठीक है। तो वो ये बोलेगा कि, लेकिन ये बात ध्यान रखना, वो दोनों का प्रेशर अगर सेम देगा तो हम डायरेक्ट मोलर मास पर चले जाएंगे, ठीक है। बाकी वो सेम ही देता है, वो नहीं देता कि प्रेशर दोनों का अलग है, ठीक है, वो दोनों को सेम प्रेशर से ही डालता है, तो हमारा वो मोलर मास ही आंसर हो जाएगा। तुम सीधा देख लोगे भारी कौन सी है, जो भारी होगी उससे उसे वो कम भाग पाएगी, मतलब जो मेरी हल्के वाली है उससे दूर वाली डिस्टेंस पे होगा, तो वो पूछेगा किसकी तरफ होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा HCl, क्योंकि HCl के ज्यादा पास हुआ, ठीक है राहुल। हाँ मास से जज हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर दोनों का सेम होगा, ठीक है। जो तुम क्वेश्चन की बात कर रहे हो उसमें प्रेशर सेम ही था। देखो अगला क्या है, अगर मैं सिंगल गैस और मिक्सचर की बात कर रहा हूँ तो बस हमें क्या कर देना है, जहाँ m1 बाई m2 ले रहे थे वहां पर एक की जगह मास ऑफ मिक्सचर ले लेंगे और एक की जगह मास ऑफ गैस ले लेंगे, ठीक है। मोलर मास, सॉरी मोलर मास की बात हो रही है, मोलर मास तो तुम्हें निकालना आता है, वो जिस गैस की बात कर रहे हो उसका निकाल लो, लेकिन जब हम मिक्सचर के मोलर मास की बात करेंगे तो हम वही फॉर्मूला जो अपनाएंगे जो ऊपर था, ठीक है, यही फॉर्मूला। मान लो वो मुझे बोलता है मेरे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे 80% नाइट्रोजन है 20% हाइड्रोजन है, ठीक है। अब वो मुझे पूछ रहा है कि मुझे रेट निकालना है दोनों का, एक इसका मिक्सचर का और दूसरा प्योर नाइट्रोजन का। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर वो P1 और P2 गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो इक्वल होगा, ठीक है। वो रेट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा mx बाय mg। तो यहाँ mx मेरा कैसे निकलेगा, m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस m2। तो m1 मेरा क्या हो जाएगा, मान लो मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, तो यहाँ 28 इंटू 0.80 प्लस m2 क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। तो n1 प्लस n2 मेरा क्या हो जाएगा, मैंने इनको परसेंटेज और किस में कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, तो मेरी टोटल फ्रैक्शन कितनी होती है वो 1 के इक्वल। तो यहाँ से मेरे m मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ m मिक्सचर की वैल्यू पुट कर दूंगा और जो प्योर गैस है उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा और दोनों का रेट निकाल लूंगा, ठीक है। अगली बात आती है काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। कई बार वो डायरेक्ट भी पूछ चुका है काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, देखो P इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर RMS बाई v। तो ध्यान रखना इसके जो स्पीड है यहाँ पे RMS आती है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये u जो है वो RMS है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं होती है, RMS होती है, ठीक है। RMS की वैल्यू क्या होती है √3RT/m, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की 2RT/m होती है, म्यू यू RMS की क्या होती है 3RT/m। और ध्यान रखना मास को हमेशा kg में रखना है। ये पता नहीं बच्चों का स्टार्टिंग से इतना आदत पड़ी होती है ग्राम में यूज करने की, क्योंकि मोल कंसेप्ट में ग्राम में यूज करते हैं, वो यहाँ पर भी ग्राम में यूज कर देते हैं, यहाँ पर केजी में यूज करना है,
केजी में यूज नहीं करोगे तो कबाड़ा कर दोगे, क्वेश्चन गलत, सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत कराओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो हमारी एम की होगी वो केजी में पुट करना है, ठीक है। अब अगली बात आती है, ये वाला क्वेश्चन तो तुमने बहुत बार देख रखा होगा, तुम्हारे जो टेस्ट वगैरह भी होते हैं उनमें भी आता ही आता है, ठीक है। इन तीनों के बीच का रेशियो, तो ये रेशियो तुम सीधा पहले याद रख लो। याद भी क्या रखना है, एक अंडर रूट, देखो अंडर रूट आर टी बाई एम, तो तीनों तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा √3 या √8/m, √8/पाई या √3। तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √8/पाई की वैल्यू 1.5956 होती है, और √3 की तो 1.732 होती है। तो तुम्हें यहाँ से दिख जाएगा जो मेरा ये होता है, देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया ही था। देखो ऐसा होता है ये कुछ, ये अगर मैं बनाता हूँ, कर्व बनाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो मेरी ये हो गई, ये मैक्सिमम लोगों की होती है लेकिन ये होती कम है, ठीक है। एवरेज कहाँ पर आ जाती है, एवरेज थोड़ी सी उससे आगे आती है, ठीक है, यहाँ पर होती है। आरएमएस कहाँ आती है, वो थोड़ी सी यहाँ आती है। देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, वैल्यू सबसे कम है। एवरेज की फ्रैक्शन क्या होगी मेरी, थोड़ी सी कम लेकिन स्पीड थोड़ी सी ज्यादा। आरएमएस की फ्रैक्शन और कम होगी, देखो यहाँ से फ्रैक्शन यहाँ से देखते हैं वाई एक्सिस से, ठीक है, लेकिन स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम स्पीड वाली होती है, एवरेज उसके बाद, और म्यू आरएमएस उसके बाद आती है, ठीक है। आरएमएस क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड लेकिन मिनिमम फ्रैक्शन की होती है, ठीक है। ये मिनिमम स्पीड होती है लेकिन मैक्सिमम फ्रैक्शन की होती है। तो तुम देख लेना एग्जामिनर तुमसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है या स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। वो कई बार, अब क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया, आ सकता है कि वो ये बोलेगा इन तीनों में, अभी तक तो ये पूछता आ रहा है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, तो हम क्या बोलते हैं म्यू आरएमएस सबसे हाई वैल्यू होती है। अब एक बार वो कभी ये भी पूछ सकता है सबसे ज्यादा फ्रैक्शन किसकी होती है, तो आंसर क्या होगा, म्यू एमपी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया नहीं है, ये बन सकता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब अगली बात क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं अगर हम, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 kBT, ठीक है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, अगर मैं एक मोल की बात करूंगा तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा RT, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए KBT और एक मोल के लिए 3/2 RT हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ टू डिफरेंट गैसेस, ठीक है, दो डिफरेंट गैसेस ले ली, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये वैलिड कब है, या एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ या एक मोल की, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस लो के हिसाब से चलूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ H2, मतलब उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, प्योर वो हमारी बस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 मोल ऑफ हीलियम 2 मोल ऑफ H2, तो तुम तब तो यही देखोगे कि किसके मोल्स ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। ये तब वैलिड है अगर मैं दोनों के एक एक मोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर वो डिफरेंट मोल्स दोनों के दे देगा, ठीक है, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों की इक्वल होगी, ठीक है, मोल्स पे बहुत डिपेंडेंट होती है। अगर इक्वल कर दे फिर अलग बात है, ठीक है। अब लो ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा वहां पर भी बताया था, यहाँ पर भी देख लो यूज हो जाता है। देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 3n होती है, ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 3n। n क्या होता है मेरे पास, उस सिस्टम में मेरे पास कितने एटम्स हैं, मतलब मोनो एटोमिक के लिए 1 हो जाएगा, मोनो एटोमिक मतलब एक एटम, तो 1 हो जाएगा, मान लो हीलियम, ठीक है। डाई एटोमिक, मान लो मैं O2 की बात कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। अगर 3 की बात कर रहा हूँ, ओजोन, ओजोन क्या हो गया, इसके अंदर 3 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए क्या आ जाएगी 9। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ठीक है। उसके बाद 4 के लिए ले सकते हैं, 4 का क्या केस आ जाएगा, तो NH3 ले लो, ठीक है, इसमें हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 12, ठीक है। तो ऐसे बढ़ती रहती है। तो बात आती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लोग कितनी हमारी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मेरी हाफ KT होती है, ठीक है, हाफ KT, एक डिग्री एक डायरेक्शन के लोग हाफ KT, तो ट्रांसलेशनल टोटल 3 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 KT हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं रोटेशनल की बात करूं, लीनियर के लिए मेरे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है, रोटेशनल। नॉन लीनियर मेरे पास 3 होती है, ठीक है, तो लेकिन उनकी वैल्यू दोनों में हाफ KT होता है, ठीक है। ट्विस्ट कहाँ आता है, ट्विस्ट आता है हमारा वाइब्रेशनल में, वाइब्रेशनल में पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू KT होती है, ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी एसोसिएटेड होती है इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लोग,
ठीक है। तो लीनियर के लिए मेरे पास क्या होता है 3n-5, ठीक है। -5 कहाँ से हुआ, 3 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, तो बाकी जितनी बचेगी 3n में से वो मेरी KT हो जाती है, उनकी सबकी वैल्यू। नॉन लीनियर के लिए मेरे पास क्या होता है, ये 3 होते हैं, तो 3 ये हो गए, 3 ये 6, तो 3n में से 6 माइनस कर दो, बाकी मेरे सारे कौन से हो गए, वाइब्रेशनल। तो उनके अलोंग क्या मेरी होती है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग मेरी एनर्जी जो होती है वो KT होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल जो होता है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, अगर हम स्पेशली मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर में इसका 20% होता है, ठीक है। बाकी वो तुम तो इतना नहीं पूछेगा, जनरल के लिए समझ लो कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लो एनर्जी पे कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि वो वाइब्रेट ही नहीं कर पा रहे होते, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रही होती, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे उसका 20% करता है, ठीक है। तो तुम्हें उससे मतलब नहीं है, पता होना चाहिए कि उस पर कितना करो। अब अगली बात आ रही है, देखो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि बस ओनली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो बस वही थी जो मेरा क्या टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ रोटेशन और ट्रांसलेशन तो ऐसी है वेली, मतलब इज्जत नाम की चीज ही नहीं है, वो हमेशा ही कंट्रीब्यूट करती ही है, मतलब अगर वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरी वाइब्रेशनल है वो क्या होगी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो जब मैंने बोला लो टेम्परेचर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, फिर 20 करेगी और हाई करूंगा फिर आगे उनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाएगी, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है, रियल गैस के लिए अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व डायग्राम, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है, इस पे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि कर्व हमें समझना कैसे है। देखो जैसे जैसे देखो मान लो मेरे 2 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल एक एटम सॉरी, ये मेरा दूसरा एटम, जब वो दूर है उनमें कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे उनकी एक दूसरे से निगाह मिली, आंखों ही आंखों में क्या प्यार हुआ, वो क्या एक दूसरे अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन से मेरी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है अट्रैक्शन से, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आ गया, वो क्या हो गए, इतनी पास आ गई, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या, अब उन दोनों में क्या हो गई, शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या, इस पॉइंट के बाद क्या होता है, अब उनमें लड़ाइयाँ स्टार्ट, लड़ाइयाँ मतलब पहले तो नहीं होती, पहले तो प्यार मोहब्बत चल रहा था, फिर अब लड़ाइयाँ स्टार्ट। तो इस पॉइंट के बाद क्या, मतलब ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर मेरा बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। उसके बाद जब मैं और रेडियस को कम करता हूँ, ठीक है, मतलब जब शादी हो चुकी है दोनों की, उसके बाद क्या उनमें लड़ाइयाँ स्टार्ट, तो रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन स्टार्ट, रिपल्शन स्टार्ट, रिपल्शन स्टार्ट, और फिर उनकी एनर्जी बढ़ती ही जाती है, मतलब पता ही है उसके बाद शादी के बाद उनकी लड़ाइयाँ बढ़ती ही जाती है। मतलब क्या हो गया, जब तक अट्रैक्शन था एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। एक बार बॉन्ड बन गया, इस डिस्टेंस को हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद मेरा क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, रिपल्शन जैसे स्टार्ट होती जाएगी फिर थमने का नाम नहीं लेगी और वो फिर बढ़ती ही जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या बढ़ती ही जाती है, ठीक है। अब बात ध्यान रखना, अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा ये तुम्हें पता ही है कौन कौन से फोर्स होते हैं, आयन डायपोल हो गया, आयन इंड्यूस डायपोल हो गया, डायपोल डायपोल, ये सारे वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है, बहुत बेसिक चीज होती है। जहां पर आयन आ जाता है, ठीक है, आयन, आयन तो सबका पापा है, तो उसका क्या काम है, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़े, ठीक है। जहां पर डायपोल आ गया, डायपोल तो एक तरह से वो हो गया कि जूठा मूठा तो हमने बना रखा है, ठीक है। वो क्या होता है, वो वंडरबॉल फोर्सेज होते हैं, इन सबको हम क्या वंडरबॉल में मान लेते हैं, ये जो है सारे डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल डायपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, वंडरबॉल फोर्सेज मानते हैं। तो मेरा क्या होता है, ये तो मुझे पता है सबसे ज्यादा फोर्स मेरा किस में होगा, आयन डायपोल में, दूसरे में आयन इंड्यूस डायपोल में। आयन आ गया तो टेंशन ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इनमें कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हमारा डायपोल डायपोल, देखो क्योंकि वो तो नॉर्मल है, ये इंडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, तो ये तो भाई बेकार है, रद्दी, मतलब बस जूठा दिलासा है ये तो बस एक तरह से। तो दूसरा वीक होता है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये, फिर ये, और लास्ट में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, मतलब जो बस 1 सेकंड के लिए बनता है टूटता है, बनता है टूटता है डायपोल, ठीक है। तो ये तो डिक्रीजिंग इंटरेक्शन क्या होगा मेरा इस ऑर्डर में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब एक पॉइंट आ जाता है, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्यादा रियल होते हैं, ज्यादा रियल होते हैं, ये पॉइंट हमारा हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मेरा मॉलिक्यूल पोलर होगा उतना ज्यादा रियल होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, तो अट्रैक्शन आ जाएगा, तो जब अट्रैक्शन आ गया तो भाई वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने आइडियलिटी से, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है, जब जब तुम उल्टे कामों में पढ़ते हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो पढ़ाई से, ठीक है। ठीक है, मैं वीडियो बोल दूंगा आज आ जाएगी, ठीक है, बोल दूंगा आज या कल, मैक्सिमम कल आ जाएगी, ठीक है। देखो जब जब तुम्हारी पोलैरिटी बढ़ती है, पोलैरिटी मतलब क्या होगा, पोलैरिटी बढ़ेगी
तो मेरा तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उतना ही ज्यादा मेरा क्या हो जाएगा, रियल। ठीक है, तुम्हारे असली रंग दिख जाते हैं, तुम आइडियलिटी से डिस्ट्रैक्ट होके फिर तुम रियलिटी में आ जाते हो। ठीक है, तो आइडियल कौन सा बच्चा है, जो बुरा पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद जब वो कहीं पर उल्टे काम में पड़ा, वहां से क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ, डिस्ट्रैक्ट होने में अब वो रियलिटी की तरफ जा रहा है, जो कि ज्यादातर बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आइडियल केस इस टाइम के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि अभी एक महीना ही बचा है, उसके बाद तुम्हारे वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा ऑर्डर ऑफ रियल बिहेवियर। ठीक है, अब रियल बिहेवियर कैसे होता है, मैंने तुम्हें एक पॉइंट बता दिया। ठीक है, जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जितना पोलर मॉलिक्यूल उतना रियल होगा। ठीक है, तो अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि रियल बिहेवियर को हम जज कैसे करेंगे, कौन कितना रियल है, हम कैसे देख के पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, तुम्हें बिल्कुल इसी सीक्वेंस में चलना है, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर सीक्वेंस बिगाड़ दिया, क्वेश्चन गलत। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें देखना है परमानेंट पोलैरिटी किसमें है। परमानेंट मतलब कि जो सबसे ज्यादा पोलर है, परमानेंट है उसके अंदर पोलैरिटी। ठीक है, सबसे पहले वो देखना है। उसके बाद तुम्हें क्या देखना है, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी किसमें। ठीक है, अगर ये ऑर्डर फेल हो जाए, मतलब ये तुम नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, उसके बाद देखोगे इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी किसमें, मतलब इसके अंदर इंस्टेंटेनियस के लिए बन रही है। ठीक है, उसके बाद ये भी फेल हो जाए, उसके बाद तुम सरफेस एरिया पे आ जाओगे। अगर ये भी फेल हो जाए, उसके बाद मोलर मास पे आएंगे। ठीक है, तो इन सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो ये आंसर दे पाओगे। वरना बच्चे आ जाते हैं, सर यहाँ पर तो मोलर मास ज्यादा है। अरे पहले ही मतलब ये ऑर्डर होता है, अगर पहला रूल फेल होगा तो ही दूसरे पे जाना है, दूसरा होगा तो तीसरे पे, तीसरा जा रहा है तो चौथे पे। एग्जाम्पल क्या है, देखो, अगर मैं इन सबको ऑर्डर में लगाने को बोलूँ, ठीक है, लगा ही रखा है मैंने, वैसे जनरली बोलूँ तो बच्चों को समझ ही नहीं आता हम कैसे करें। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है परमानेंट पोलैरिटी किसमें। परमानेंट पोलैरिटी तो एक NH3 क्लो होता है जिसमें है। ठीक है, तो सबसे आगे तो ये आ गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे इन सब में, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी किसमें, तुम्हें पता है जो CO2 होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल तो हमारा क्या होता है, नॉन पोलर होता है, लेकिन हमें पता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये प्लस ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो उससे इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, बाकी में तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरे पे क्या हो गया, CO2। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, सरफेस एरिया देखेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया उसके बाद देखना है। देखो अभी तक मैंने ना मास की बात की, ठीक है, ना एरिया की बात की थी, अभी तक मैंने पहले पोलैरिटी देखी, उसके बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो CH4 का, बाकी जो बचे उन चारों में सबसे ज्यादा है, तो फिर CH4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इन तीनों में सरफेस एरिया भी लगभग बराबर है, क्योंकि डायटोमिक है। ठीक है, लगभग उनका साइज लगभग बराबर मानते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या सरफेस एरिया वाला फैक्टर भी अब चला गया। अब मेरा मोलर मास वाला आ रहा है, तो हमें पता मोलर मास O2 का ज्यादा है, फिर N2 का, ठीक है, और लास्ट H2। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन में चारों को अप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेरा क्या होगा, रियल बिहेवियर NH3 का, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे ये देखना पोलर मॉलिक्यूल कितना है। ठीक है, तो NH3 सबसे पोलर है, तो सबसे मोर रियल, फिर CO2, फिर हम क्या देखेंगे, साइज, फिर उसके बाद देखेंगे मोलिकुलर मास। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रियलिटी मेरा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इस। अब बात आ जाती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझना है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा, तो ये बात ध्यान रखना, कई बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, अरे याद करने की जरूरत ऐसी है ही नहीं। देखो, कभी भी अगर हम कोई भी चीज निकालते हैं, ठीक है, कोई हमारा एग्जाम हुआ, तो हम क्या करते हैं, 100 में से मेरे कितने नंबर है। ठीक है, 100 में से मेरे कितने नंबर है, ऐसे ही करते हैं। तुम्हें पता है 100 क्या है, एक तरह से आइडियल कंडीशन है। आइडियल मतलब कि जिसके 100 में 100 आएंगे हम उसको आइडियल ही मानते हैं, तो आइडियल ही हो गए मेरे, आइडियल मार्क्स मुझे 100 लाने हैं। ठीक है, तो वी आइडियल मेरी क्या होगी, आइडियल कंडीशन। एक्चुअली में रियल में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 20 40 आ रहे हैं, 33 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है मेरा रियलिटी क्या है मेरी। ठीक है, तो हम जनरली भी ऐसे ही करते हैं। नीचे हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जो आइडियल मार्क्स हमें चाहिए, और ऊपर क्या आता है, जो हमारे रियल, जो हमारे रियल में आता है, तो ये भी जेड भी यही होता है, वी रियल अपॉन वी आइडियल। तो इसको याद करने की जरूरत क्या है, बच्चे वहां पर कंफ्यूज, ऊपर आइडियल आता था या रियल आता था, अरे ऐसे कर लो, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वी रियल बाई वी आइडियल। ठीक है, तो अब देखो, खुद बताओ, अगर मेरा अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर अट्रैक्शन हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, रियल आइडियल में तो कुछ होता ही नहीं, आइडियल तो ऐसा विदाउट डिस्ट्रैक्शन वाला, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज ही नहीं है, मतलब आइडियल कंडीशन है वो बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तुम आइडियल हो। ठीक है, अगर अट्रैक्शन आ गई, तो अट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, जो अब मेरे वॉल्यूम आएगी, अट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, ये जो मेरे दो मॉलिक्यूल्स थे वो दोनों में अट्रैक्शन हो गई। ठीक है, अट्रैक्शन हो गई, तो वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं, अट्रैक्शन में मेरी क्या,
ये वाले वी रियल कम हो जाएगी, वी आइडियल ज्यादा होती है, वो तो पता ही है, आइडियल है ये तो मेरा क्या हो जाएगा, जेड लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब रिपल्शन की बात करूँ, रिपल्शन मतलब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, दोनों दूर चले गए, दूर चले गए तो मतलब एक इनडायरेक्टली मेरा वॉल्यूम बढ़ गया। आइडियल तो अभी मेरे 100 नंबर ही है, अब मेरा क्या होगा, रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन मतलब क्या, जो आनी चाहिए थी वॉल्यूम वो मेरी ज्यादा आ रही है, अगर ज्यादा आ रही है तो मेरा वी रियल वी आइडियल से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आइडियल तो वो है जो आपको जो नॉर्मल बैठे हैं, ये मेरा आइडियल केस है, मेरा ये वाला, जब मेरे दोनों मॉलिक्यूल्स ये बैठे हैं, ठीक है, मेरे आइडियल है। ठीक है, अट्रैक्शन में क्या हो गया, दोनों बहुत पास आ गए। ठीक है, रिपल्शन में क्या हो गया, दोनों दूर चले गए। ठीक है, तो इस केस में मेरी वॉल्यूम कम हो गई, इसमें मेरी वॉल्यूम बढ़ गई, ये तो मेरी कांस्टेंट ही रही एक तरह से जो आइडियल की होती है। तो जब मेरा रिपल्शन हो जाता है तो मेरा z क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि मेरा जो वी रियल है उसकी वॉल्यूम देखो बढ़ गई है, तो बढ़ गई तो z ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसको याद, रट्टा मार के जाओगे तो भूल जाओगे, समझ के जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, तो तुम्हें इस चीज को समझ के जाना है। मैंने ये बात बहुत नोटिस की है, वो इसको याद करके जाते हैं, अट्रैक्शन में z लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 ऐसे दिमाग में भर के जाएंगे जैसे यही आना हो पेपर में। ठीक है, तो ऐसे याद नहीं करना, सिंपल करो, अपनी अपना जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ उसको अप्लाई करो, साफ हो जाता है। ठीक है, अगर अब मैं z और p के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरा कैसा बनता है ग्राफ, ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है ग्राफ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, तुम्हें पता है, अगर मैं लो प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं लो प्रेशर की बात कर रहा हूँ, लो प्रेशर मतलब क्या हो गया, मेरे मॉलिक्यूल्स आइडियल में ऐसे बैठे थे, ठीक है, अपना मजे से बैठे थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मैंने प्रेशर लो कर दिया, जैसे ही मैंने थोड़ा डंडा टाइट से लूज कर दिया, मतलब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छूट दे दी, तो तुम्हारा क्या होगा, लो प्रेशर है। ठीक है, तो लो प्रेशर पे क्या हो गया, वो तुम डिफ्लेक्ट होके क्या हो गई तुम्हारे बीच में, तुम प्यार मोहब्बत में पड़ गए। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गई, तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो गया, मेरा क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, देखो लेस देन 1 है तो मेरा क्या हो जाएगा, नीचे चला गया। ठीक है, मतलब तुम्हारे मार्क्स वो हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अगर मैंने क्या प्रेशर हाई कर दिया, घर वालों ने बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी तो तुम्हारे 100 में से 110 नंबर आ रहे हैं, ऐसे मान लो, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग वो अलग बात है। ठीक है, मतलब वी रियल जो है वो मेरा वो बड़ा हो गया रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन क्योंकि मेरा क्या हो गया, वी रियल जो होती है वो बढ़ जाता है, तो मेरा क्या होता है, वॉल्यूम लगातार बढ़ती है। ठीक है, मतलब तुम्हारे तुम पे जैसे ही घर वालों ने प्रेशर बढ़ाया तो तुम इतना पढ़ने लग गए कि टीचर ने 100 में से 110 नंबर तुम्हें दे दी। ऐसा हाइपोथेटिकल केस है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, कभी ये बोलो कि ये क्या बोल रहे हैं सर, हो ही नहीं सकता 100 से ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम तो बढ़ सकती है ना, मैं बस तुम्हें ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगली बात क्या आ रही है, देखो, अगर अब वो तुमसे पूछ ले 3 ग्राफ दे रहे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ग्राफ दे रहे, ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, अब वो तुम्हें पूछ रहा है इन तीनों ग्राफ में सबसे ज्यादा, इन तीनों ग्राफ में मेरा कौन सा ग्राफ CH4 का, कौन CO2 का, कौन NH3 का। ठीक ठीक है, ये बात ध्यान रखो, मेरा Z आइडियल गैस के लिए 1 होता है, मतलब वो तो सीधा ही है, मतलब मैंने बताया वो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये मेरा आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये आइडियल गैस के लिए होगा। ठीक है, तो अब मेरी बात क्या आती है, ये मेरा आइडियल गैस की लाइन थी। ठीक है, अब मेरी बात क्या आ रही है, इन तीनों जो मैंने ग्राफ बनाया कौन सा ग्राफ CH4 का, कौन CO2 का, कौन NH3, तो तुम्हें बस ये देखना है, जो जितना ज्यादा आइडियल होगा, आइडियल मतलब क्या, जो जितना ज्यादा आइडियल है, आइडियल मतलब क्या होगा, जो नॉन पोलर होगा, मैंने अभी तुम्हें बताया था जितना पोलर होगा वो रियल हो जाता है। ठीक है, तो जितना नॉन पोलर होगा या जितना आइडियल के पास होगा वो इस स्लोप पे भी पास आएगा, मतलब आइडियल मतलब क्या होगा, जिसके 100 में से 99 नंबर है वो आइडियल के पास हो गया। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कौन सबसे ज्यादा आइडियल है। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है NH3 में सबसे ज्यादा पोलैरिटी होती है इन तीनों में, तो मतलब क्या होगा, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब आइडियल से दूर भागेगा। ठीक है, उसके 100 में से 33 नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसका ग्राफ मेरा कौन सा हो जाएगा, सबसे नीचे वाला। तो वो क्या हो गया, आइडियल ये मेरी लाइन थी, आइडियल से कितनी दूर आ गया। ठीक है, अब सबसे कम जो डिस्ट्रैक्ट हुआ वो कौन है, CH4, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आइडियल के पास पर रहेगा। ठीक है, और बीच में CO2 तो इन दोनों के बीच में था, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये। तो मतलब हमें कैसे पहचानना है, जो सबसे पास होगा आइडियल के, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा सबसे ज्यादा, सबसे कम रियल की तरफ जा रहा है, मतलब उनमें सबसे कम डिस्ट्रैक्शन है। जो सबसे ज्यादा मेरा डिप आ रहा है, मतलब ज्यादा जा रहा है दूर, तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा है ज्यादा रियल है, मतलब वो ज्यादा रियल है, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट इतना हो चुका है कि अब उसकी देखो ये वाली हाइट यही बढ़ गया, मतलब आइडियल से इतना दूर चला गया, मतलब उसको लाना बहुत मुश्किल हो गया।
एक तरह से। एक बार जो बच्चा बिगड़ जाता है उसको सही ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब अगली बात आती है, अगर अब मैं क्या करूं, गैस मैंने सेम ले ली, यहाँ पर मैंने गैस डिफरेंट कर दी थी, अब मैंने गैस सेम ले ली, टेम्परेचर अलग अलग दे दिया, मुझे तुम्हें पहचानना है कि टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा, इसमें भी वही चीज लगानी है। ठीक है, तुम्हें ये चीज पता है, जितना हाई टेम्परेचर होता है, अगर मैं बोलता हूँ आइडियल गैस की कंडीशन क्या है, तुम क्या बोलते हो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो मतलब जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा मेरा आइडियल की तरफ होगी गैस। ठीक है, तो जितना हाई टेम्परेचर उतना ही मेरा आइडियल होगा, उतना ही वो फिर आइडियल लाइन के पास रहना चाहेगा। देखो आइडियल लाइन के पास सबसे कौन रह रहा है, ये रह रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सबसे ज्यादा आइडियल। और सबसे ज्यादा आइडियल मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो मतलब क्या हो गया, ये टेम्परेचर जो होगा वो मेरा क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो मतलब T1 जो हो गया वो सबसे ज्यादा हो गया। ये वाला देखो, ये तो सबसे दूर चला गया जो लास्ट वाला है, मतलब क्या होगा, ये सबसे कम टेम्परेचर है। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर है तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे कम T3 हो जाएगा। तो बात ध्यान रखना, ये आइडियल गैस की कंडीशन वैसे तुम्हें पता भी होगी क्या होती है, लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये उसकी कंडीशन होती है जनरली। ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हम आइडियल गैस बना सकते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे मतलब हमारा ज़्यादा आइडियल होगा, तो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर यही होगा क्योंकि ये सबसे आइडियल के पास है। देखो चाहे तुम यहाँ से मेजर कर लो, चाहे तुम यहाँ से मेजर कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ये देखो ये ज़्यादा दूर चला गया, ये और भी दूर चला गया, चाहे डीप से मेजर कर लो चाहे ऊपर से, एक ही बात है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मतलब सारा अपने दिमाग से करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।